राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में बात की जाएगी साइंस एनसीईआरटी की क्लास 6 के चैप्टर 9 के बारे में। चैप्टर का नाम है सजीव एवं उनका परिवेश, द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न बनेंगे उतने मैंने बनाए हैं। वह स्थान जहाँ पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। वह स्थान जहाँ पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं उन्हें आवास कहा जाता है। पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाता है उसे क्या कहते हैं। पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाता है उसे अनुकूलन कहते हैं। स्थलीय आवास किसे कहते हैं। स्थल जमीन पर पाए जाने वाले पौधों या जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। जलीय आवास किसे कहते हैं। जलाशय, दलदल, झील, नदियां एवं समुद्र जहाँ पौधे और जंतु जल में रहते हैं उसे जलीय आवास कहते हैं। जैव घटक किसे कहते हैं। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक हैं। अजैव घटक किसे कहते हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक है। सूर्य का प्रकाश एवं उष्मा भी परिवेश के अजैव घटक है। मरुस्थलीय पौधे की विशेषताएं। रेगिस्तानी पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है या फिर बहुत छोटी होती है या कांटों के आकार में मौजूद होती है। यह वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पत्तियों से होने वाले पानी के नुकसान को कम करने में मदद करता है। रेगिस्तानी पौधे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी वाष्पीकृत करते हैं। ऊंट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने को कैसे बनाती है। ऊंट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। उनमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। उन्हें पसीना स्वेद भी नहीं आता है क्योंकि शरीर से जल का वाष्प बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक जीवित रह सकते हैं। एक ऐसा जानवर मिलता है जिसका शरीर सुडौल और फिसलन भरा होता है। जानवर का निवास स्थान क्या है। मछली और कई अन्य समुद्री जानवरों का शरीर सुव्यवस्थित होता है जिससे उन्हें पानी में आसानी से चलने में मदद मिलती है। इन जानवरों के पास पानी में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में मदद करने के लिए गिल्स होते हैं। पर्यानुकूलन किसे कहते हैं। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन पर्यानुकूलन कहलाते हैं। यह परिवर्तन हजारों वर्षों में हुए अनुकूलन से भिन्न है। अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता है, हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतुओं एवं पौधों में क्या होता है। मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो ये जंतु बाहर निकलते हैं। मरुस्थलीय पौधे। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है अथवा बहुत छोटी होती है। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों सूल का रूप ले लेती है जिससे पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल वाष्प में कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसी संरचना को वास्तव में इसका तना है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तना में होता है। तना एक मोटी मोम परत से ढका होता है जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। पर्वतीय क्षेत्र। वृक्ष। वृक्ष सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती है। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती है। इससे वृक्ष का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। जंतु। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। उनकी मोटी त्वचा या फर ठंड से उनका बचाव करती है। उदाहरणतः शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं या बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतु कैसे श्वास लेते हैं। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतु में गिल नहीं होते। ये सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह जल से बाहर पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु
अंदर भरते हैं। स्थलीय पौधे। स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती है, परंतु जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं एवं उनका मुख्य कार्य पौधों को तलहटी में जमाए रखना होता है। कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूपेण डूबे रहते हैं। ऐसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां संकरी और पतले रिबन की तरह होती है। यह बहुत जल में सरलता से मुड़ जाती है। कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती है, जिससे जल इनके बीच में बहता रहता है और पत्ती को कोई क्षति भी नहीं होती है। पौधे श्वसन कैसे करते हैं? पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती है तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती है। वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती है। प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे केवल दिन के समय ही भोजन बनाते हैं, जबकि श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में ही निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। उद्दीपन किसे कहते हैं? वातावरण में होने वाले किसी भी परिवर्तन के अनुदेश किया गया अनुक्रिया उद्दीपन कहलाता है। उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच प्राथमिक अंतर यह है कि एक उद्दीपन एक घटना या स्थिति है जिसके कारण एक जीव उद्दीपक पर प्रतिक्रिया एक उद्दीपन के लिए जीव की अनुक्रिया है। एक उद्दीपन बाह्य या आंतरिक वातावरण परिवर्तन है जो एक शारीरिक अनुक्रिया उत्पन्न करता है, अर्थात यह किसी भी संवेदी ग्राही पर लागू होने पर क्रिया या प्रतिक्रिया करता है। सभी सजीव वस्तुएं अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाती है। जैसे छुई मुई गुलमेहंदी के पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक मुरझा सिकुड़ जाती है। उत्सर्जन किसे कहते हैं? हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। क्या पौधों में भी उत्सर्जन होता है? हाँ, पौधे भी उत्सर्जन करते हैं। पौधों में कुछ हानिकारक अथवा विषैले पदार्थ उत्पन्न होते हैं। कुछ पौधों में यह अपशिष्ट पदार्थ पौधे के विशेष भागों में संग्रहित किए जाते हैं, जिससे पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्राव के रूप में होता है। जीव मर जाते हैं, फिर भी उनकी प्रजाति पृथ्वी पर जीवित रहती है। जीवित जीवों की कौन सी विशेषता इसे संभव बनाती है? जीव मर जाते हैं, फिर भी उनकी प्रजाति पृथ्वी पर जीवित रहती है। जीवित जीवों की प्रजनन उसे संभव बनाती है। यदि आप रेगिस्तान में जाते हैं तो आप अपने द्वारा उत्सर्जित मूत्र में क्या परिवर्तन देखने की उम्मीद करते हैं? रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, इसलिए जीव विभिन्न अनुकूलन द्वारा जल का संरक्षण करते हैं। इसी तरह हम शरीर में से पानी की कमी को रोकने के लिए गाढ़ा और कम मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करेंगे। आवास कितने प्रकार के होते हैं? आवास अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु सामान्यतः इन्हें स्थलीय जमीन पर एवं जलीय आवास जल में वर्गीकृत किया जाता है। अब हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे। आवास किसे कहते हैं? किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं उनको आवास कहलाता है। कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है? मरुस्थल पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। उनकी पत्तियां छोटे छोटे कांटों में परिवर्तित हो जाती है, जिन्हें सूल कहते हैं। अधिकतम मरुस्थलीय पौधों की जड़ मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले विशेष लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले विशेष लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं उन्हें अनुकूलन कहते हैं। स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को क्या कहते हैं? स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधों एवं जंतु रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं उन्हें जलीय आवास कहलाते हैं। मृदा, जल एवं वायु किसी आवास के कौन से घटक हैं? मृदा, जल एवं वायु किसी आवास के अजैव घटक है। हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं वो उद्दीपन कहलाते हैं। निम्नलिखित सूची में कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं?
हल, छत्रक, सिलाई मशीन, रेडियो, नाव, जलकुंभी, केंचुआ। निर्जीव वस्तु, हल, सिलाई मशीन, रेडियो, नाव। किसी ऐसी निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीवों के दो लक्षण दिखाई देते हैं। उदाहरण कार। कार गति कर सकती है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है। सजीवों की तरह कार को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार ऊर्जा के लिए ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। निम्न में से कौन सी निर्जीव वस्तु किसी समय सजीव का अंश थी? मक्खन, चमड़ा, मृदा, ऊन, बिजली का बल्ब, खाद्य तेल, नमक, सेब, रबड़। मक्खन, मवेशी, पशु। चमड़ा, पशुओं की खाल। ऊन, भेड़। खाद्य तेल, पौधों के बीज। सेब, पौधे। रबड़, पौधे का लेटेक्स। सजीव के विशिष्ट लक्षण सूचीबद्ध कीजिए। सजीवों वस्तुओं के कुछ सामान्य लक्षण हैं। उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, वे श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया करते हैं, प्रजनन करते हैं, वृद्धि करते हैं और गति करते हैं। घास के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति की आवश्यक है। संकेत, घास स्थल आवासों में छिपने के लिए वृक्षों की संख्या बहुत कम होती है। घास स्थल आवासों में छिपने के लिए वृक्षों की संख्या बहुत कम होती है। शिकारी जंतु जैसे कि शेर, बाघ आदि दूसरे जंतुओं का शिकार करते हैं। शिकारी जंतु घास में बड़ी आसानी से अपने शिकार को खोज लेते हैं, इसलिए अपने अस्तित्व बचाने के लिए मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं की तीव्र गति की आवश्यकता होती है। कमजोर जंतु अपनी तीव्र गति की वजह से शक्तिशाली जंतु का शिकार नहीं बनता और वहाँ से भाग जाता है। इसी के साथ आज के चैप्टर समाप्त होते हैं और आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आए।